Hi everyone. So today we will talk about polysaccharide. Okay. So ये जो टॉपिक है हमने लिया है 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी और चैप्टर नेम है बायोमोलिक्यूल। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हो बायोमोलिक्यूल 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नीट के हिसाब से। तो यहाँ और इस चैप्टर से एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो आज हैंड रिटन नोट से हम पॉलीसैकेराइड को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो हम क्या क्या कवर करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक है, और इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है, और इनमें किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कितनी शुगर यूनिट जब कंबाइंड होंगी तब पॉलीसैकेराइड बनता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो फिर हम पॉलीसैकेराइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, और क्लासिफिकेशन के बेस पर हम उनके बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे और वो एग्जाम्पल को हम एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं कि हम कितना ईजी तरीके से इस पॉलीसैकेराइड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखिए पॉली मीन्स क्या होता है मैनी और सैकेराइड मीन्स क्या होता है शुगर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर होगा कि भाई बहुत एक मतलब एक से ज़्यादा, जब सैकेराइड मीन्स शुगर, जब एक से ज़्यादा शुगर कंबाइंड होते हैं तो फिर क्या किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीसैकेराइड का। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कंटेन लार्ज नंबर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, ठीक है, 10 से ज़्यादा जब मोनोसैकेराइड, ठीक, जब कंबाइंड हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड हमारा किस में इंक्लूड होता है, कार्बोहाइड्रेट में। पॉलीसैकेराइड है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है। अब कार्बोहाइड्रेट को हम, ठीक है, उसके सब ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड जहाँ पर 1 शुगर, ठीक है, डाइसैकेराइड जहाँ पर 2 शुगर कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है जहाँ पर मिनिमम 3, ठीक है, एंड मैक्सिमम आपका 10, 3 to 10 जब आपकी शुगर कंबाइंड होती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो ओलिगोसैकेराइड का, ठीक है। और जब मोर देन 10 जो शुगर होती है मीन्स मोनोसैकेराइड होती हैं, ठीक है, तो वो किसको बनाती हैं, पॉलीसैकेराइड को। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड जॉइंट मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है। तो देखिए ये जो सर्कल बनाया है मैंने, ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये तीसरा, चौथा एंड 5th नंबर है, ठीक है। तो 5 मोनोसैकेराइड बना दिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड कनेक्टेड या जॉइंट विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड या लिंकेज बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, 2 शुगर या 2 मोनोसैकेराइड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना है हमेशा कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज जो होगी ना, बॉन्ड जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इनको हम ऑल्सो नोन एज ग्लाइकेन, ठीक। तो ग्लाइकेन वर्ड हम मतलब इनको सफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलीसैकेराइड है वो कैसे हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ब्रांच मीन्स कैसा हो सकता है, जैसे मान ली अनब्रांच है तो लीनियर चेन होगा, स्ट्रेट चेन बोल देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी, देखो एक मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, 3rd, 4th एंड 5th। अब ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए अब ये स्ट्रेट है तो ब्रांचिंग नहीं होगी, क्योंकि जो स्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, अनब्रांच होगा, ठीक है। तो अनब्रांच को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, लीनियर, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो लीनियर बोल दिया हमने। और ये कैसे हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, मीन्स लीनियर में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड क्या दोनों टाइप्स के देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं, कुछ अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल, जब हम लिविंग टिश्यू का, ठीक है, फ्रैक्शन करते हैं तो हमें 2 पूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एसिड सोल्यूबल पूल, दूसरा होता है हमारा एसिड इन सोल्यूबल पूल। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है मीन्स कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें एसिड इन सोल्यूबल पूल में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें शुगर की यूनिट ज़्यादा होती हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई हो जाता है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट होने से क्या होता है, ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और कहाँ ये स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं हमारे, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में। ओके, चलिए, और ये क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर होते हैं। अब ये आप इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा ना तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं,
सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। और पॉलीसैकेराइड में तो कैसे होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भाई पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो मान लो ये पॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड क्या, दो एंड होते हैं, एक ये वाला एंड कैसा है, राइट एंड, ये एंड कौन सा हो गया, लेफ्ट एंड। तो राइट हैंड साइड में जो एंड होगा उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड का जो एक एंड जो राइट हैंड साइड है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब रिएक्टेबल। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग मीन्स नॉन रिएक्टेबल। अब जो रिड्यूसिंग है उस पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो फ्री रहेगा। ठीक है, और वो अगर वो फ्री रहेगा तो वो क्या होगा, किसी दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए बोल दिया हमने रिड्यूसिंग। ठीक है, और जो हमारा जो इस साइड का जो लेफ्ट साइड का एंड है वो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो एंड के बेस पे हमें दे दे भाई कि जो हमारा ये वाला एंड कौन सा है, रिड्यूसिंग, और ये इस साइड का एंड कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन ओवरऑल अगर देखें पॉलीसैकेराइड तो कैसे होते हैं, ओवरऑल नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, मीन्स नॉन रिएक्टेबल होते हैं। चलिए, तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ऑल पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, मीन्स ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी अदर केमिकल से। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को हम क्लासिफाइड करते हैं 2 सब कैटेगरी में। ठीक है, और ये 2 सब कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, एक होता है होमो पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब होमो मीन्स क्या होता है, सेम। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। और पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है, मोनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एक से ज़्यादा होते हैं। और सैकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर। तो मतलब अगर सेम टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होगी या सेम टाइप की शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा पॉलीसैकेराइड जो एक ही टाइप की शुगर से कंसिस्ट मतलब फॉर्म्ड हो, बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो लिखा भी है कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। और इसमें एग्जांपल कौन से आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन एंड डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, होमो पॉलीसैकेराइड के हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, होमो पॉलीसैकेराइड, हेट्रो पॉलीसैकेराइड, हमने किस बेस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। किस टाइप की मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है, सेम टाइप की हैं तो होमो पॉलीसैकेराइड, डिफरेंट टाइप्स की अगर शुगर प्रेजेंट होंगी तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड, क्योंकि हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग, अगर मतलब एक से ज़्यादा टाइप की अगर शुगर प्रेजेंट है। और पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और सैकेराइड मीन्स क्या होता है, शुगर। ठीक है, तो देखिए कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट। जब डिफरेंट टाइप्स की मोनोमर यूनिट मीन्स जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। अब एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, तो यहाँ पर देखो 2 टाइप्स की क्या हो गई, ये शुगर प्रेजेंट है। अब ये किसको बना रही हैं, एक पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड कैसा हो जाएगा, हेट्रो। और अगर मान लीजिए ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इस प्रकार से ये आपस में कनेक्ट हो जाएं ग्लाइकोसाइड लिंकेज से, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉलीसैकेराइड का वो कैसा बनेगा, होमो पॉलीसैकेराइड। ठीक है, चलिए, तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड में एग्जाम्पल क्या आते हैं, पैक्टिन, अगार अगार जो सी बीड से देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हेमी सेलुलोज, ठीक, हाई एलुरोनिक एसिड, म्यूसिलेज, हिपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, गम्स जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नेचुरल रबर, सॉरी नेचुरल, ये नेचुरल देखने को मिलता है। और फेविकॉल जो हमारा कैसा होता है, सिंथेटिक होता है। ठीक है, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम सारे एग्जाम्पल को हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं होमो पॉलीसैकेराइड की। ठीक, तो होमो पॉलीसैकेराइड में फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा आता है, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च आपको कहाँ देखने को मिलता है, पोटैटो में। ठीक, तो पोटैटो में क्या होता है, अबंडेंट स्टार्च होता है। ठीक, और पोटैटो को आजकल आप देखते हो भाई एक वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किसको, पोटैटो को। तो इसमें क्या होता है भाई, स्टार्च में होते हैं हेलिकल्स। ठीक है, और ये हेलिकल्स क्या होल्ड कर लेते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल को। ठीक, तो जब हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये हमें कलर कैसा देगा, ब्लू वायलेट कलर देगा। कैसा कलर देगा, ब्लू वायलेट देगा, क्योंकि ये होल्ड कर लेता है आयोडीन मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब ये हेलिकल क्या होते हैं, तो देखिए इस प्रकार से मैंने ये, जब एक लीनियर स्ट्रक्चर जब क्या होता है, टर्न हो जाए, तो देखो इस पास ये टर्न हो रहा है, और ये जैसे टर्न हो रहा है ना, तो ये जो टर्न हो रहा है इस टर्न को हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स। तो इस प्रकार से ये एक हेलिक्स बना, ये दूसरा हेलिक्स, ये इस प्रकार से थर्ड हेलिक्स। तो इस प्रकार से इन हेलिक्स को हम हेलिकल भी बोल सकते हैं। और इन्हीं हेलिक्स में, हेलिकल में क्या होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसकी जो
टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लू वायलेट कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है अकर्स इन हेलिकल। ठीक है, और ये हेलिकल क्या होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है। कहाँ देखने को मिलता है, ये प्लांट में, पोटैटो में। ठीक है, ये वेरिएंट ऑफ सेलुलोज बोलते हैं। ठीक, और ये पॉलीमर किसका होता है, अल्फा ग्लूकोज का। तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है, तो अल्फा 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 रिपीटिंग यूनिट होंगी। ठीक है, चलिए, तो मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। अब ये स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ध्यान रखना है। ठीक है, बना कंसिस्ट किससे होगा, ये ग्लूकोज से बना होगा। किस टाइप ग्लूकोज होगा, अल्फा ग्लूकोज। लेकिन सारे अल्फा ग्लूकोज में लिंकेज कैसी होगी, 1,4 लिंकेज होगी। ठीक है, कैसी होगी ये, 1,4 लिंकेज। और जहाँ पर 1,4 लिंकेज होगा वहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होगी, वो कैसा होगा, अनब्रांच होगा। कैसा होगा ये, अनब्रांच। ठीक है, और इसे हम लीनियर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के अलावा, ठीक, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के अलावा बीटा 1,6 लिंकेज भी होती है। अब हम बात करते हैं भाई बीटा 1,6 लिंकेज कौन सी होती है। तो देखो, बीटा 1,6 लिंकेज में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, रिंग फॉर्म बना लिया, दूसरा ग्लूकोज का रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लूकोज का हमारा कार्बन नंबर 1 यहाँ होगा और सेकेंड ग्लूकोज का हमारा कार्बन नंबर 4 यहाँ होगा। तो 4 और 1, तो मतलब फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ठीक है, लिंकेज हो जाएगी। इसलिए अब ये दोनों ही ग्लूकोज कैसे हैं, अल्फा हैं, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले का कार्बन नंबर 1 लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा है और सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर नाम हो जाएगा इस बॉन्ड का अल्फा 1,4 बॉन्ड या लिंकेज। ठीक है, तो इस अगर अब देखो दूसरा ग्लूकोज भी यहीं पर अटैच होगा, तो यहाँ पर क्या है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, अब ब्रांचिंग मैंने बताया कि भाई अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग के लिए क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर जो कार्बन नंबर 6 होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 6 होता है, तो कार्बन नंबर 6 से जब ऊपर से कोई ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 नीचे वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 से अगर लिंकेज शो करेगा, ठीक है, तो दोबारा सुनिए ध्यान से। ठीक है, नीचे जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 6 और ऊपर जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1, इन दोनों के बीच में जब लिंकेज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रांचिंग हमने दिखाई है। ठीक, तो ब्रांचिंग होने के लिए लिंकेज कौन सी होना जरूरी है, 1,6 लिंकेज, और लीनियर में कौन सी होती है, 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो जब 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रांच। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोजन की। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोजन में क्या देखने को मिलता है आपको कि ग्लाइकोजन हमारा एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनिमल में स्टोर फूड होता है। जैसे प्लांट में स्टोर फूड कौन होता है, आपका स्टार्च। ठीक है, तो और एनिमल में कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, इसलिए बोल दिया हमने एनिमल स्टार्च। अब एनिमल में कहाँ, कौन कौन सी एनिमल में ये स्टोर होता है। ठीक है, तो फंगी में और एनिमल। ठीक है, तो फंगी में और एनिमल में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर स्टोर फूड किसका होता है, फंगी का और एनिमल का। और एनिमल में कहाँ स्टोर होता है, ये लीवर में और मसल में। लीवर में ज़्यादा होता है, मसल में कम होता है स्टोर। ठीक है, ऑस्मोटिकली कैसा होता है, ये इनएक्टिव, केमिकली भी इनएक्टिव होता है। ठीक है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स ब्रांच पॉलीमर है। अब ब्रांच होगा तो क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो प्रेजेंट होना ही है। ठीक है, और 1,4 लिंकेज भी प्रेजेंट होगी। अब ये पॉलीमर किसका होता है, पॉलीमर होता है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए, और ये जब हम आयोडीन से इसको टेस्ट करते हैं तो कैसा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। ठीक है, वो आपका स्टार्च कैसा कलर दे रहा था, ब्लू वायलेट, ये कैसा दे रहा है, रेड कलर। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेलुलोज की। ठीक है, तो देखिए सेलुलोज भी होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब ये पॉलीमर किसका होता है, बीटा ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर लिंकेज कौन सी होती है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर, ये अनब्रांच है, स्ट्रेट चेन देखने को मिलता है। कंपोनेंट कहाँ किसका किसका ये कंपोनेंट होता है, तो प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट है, मीन्स प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। वुड में भी प्रेजेंट होता है, कॉटन फाइबर में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट पल्प में प्रेजेंट होता है। प्लांट पल्प से हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट होमोपॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ये। ठीक है, यूज टू फॉर्म आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क ऑल्सो कॉल्ड रेयन फाइबर।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब जो नंबर 4 एग्जाम्पल है होमोपॉलीसेकेराइड का, उसको हम बोलते हैं इनुलिन। ठीक है, तो ये भी लीनियर पॉलीमर होता है, मीन्स अनब्रांच है, मीन्स एक ही प्रकार की लिंकेज होगी। ठीक है, वो कैसी होगी, 1-4 लिंकेज। ठीक है, 1-6 लिंकेज अब्सेंट होगी, क्योंकि ये कैसा है, अनब्रांच। ठीक है, तो लीनियर में आपकी ओनली 1-4 लिंकेज ही प्रेजेंट होती है। पॉलीमर किसका है, ये बीटा फ्रक्टोज का, ध्यान रखना है, बीटा फ्रक्टोज है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज, ये पॉलीमर किसका है, फ्रक्टोज का। अब यहाँ पर 1-2 लिंकेज प्रेजेंट होती है, मीन्स फर्स्ट फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1, सेकेंड फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इन दोनों के बीच में लिंकेज होगी, और वो लिंकेज कैसी होगी, आपकी 1-2 लिंकेज होगी। ठीक है, चलिए, अब फाउंड कहाँ देखने को मिलता है ये, तो दहेलिया की रूट में और आर्टिचोक की रूट में, ये दोनों प्लांट के नाम है जिसमें हमें इनुलिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये वाटर सोल्यूबल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूज टू नो GFR ऑफ किडनी, हमें किडनी का GFR पता लगाना है कि नॉर्मल है कि कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, व्यक्ति को हम दे देंगे इनुलिन। अब इनुलिन क्या होता है, ह्यूमन की बॉडी में होता है अनडाइजेस्टेड। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होता है, तो इनुलिन आपका एज इट इज़ आपका क्या होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका इनुलिन एक्सक्रीट हो गया तो हमारा GFR नॉर्मल आएगा, और अगर ये एक्सक्रीट नहीं हुआ, मीन्स अटक के रह गया, तो GFR हमारा, ठीक है, एस्टिमेट नहीं हो पाएगा। तो अगर GFR एस्टिमेट नहीं हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ पर है, किडनी के फंक्शन में है। इसीलिए हम जब भी किडनी का हमें GFR चेक करना होता है तो हम इनुलिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अब जो लास्ट एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड का, वो क्या होता है, काइटिन। अब काइटिन को हम बोलते हैं फंगल सेलुलोज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फंगी की सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मीन्स मॉडिफाइड ग्लूकोज होता है ये, जिसका हमने